हाँ जी बेटा, देखो अब हम बात करने जा रहे हैं इस इंटरफेज की। अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखोगे तो जितने भी पॉइंट्स हैं ना हमारे इस साइकिल के अंदर ही कवर अप हो जाते हैं कि जब हम इंटरफेज की बात करेंगे एक ऐसे चेंजेस जो एक न्यूली फॉर्म्ड सेल, यानी कि जब एक सेल डिवाइड करना स्टार्ट करती है तो सबसे पहले यहाँ आएगी, वो डिवाइड करेगी। डिवाइड करने का मतलब कि वो अपने डॉटर सेल बना रही है। अब डॉटर सेल में सबसे पहले क्या बनेंगे, देन क्या बनेंगे, फिर क्या बनेंगे, और फाइनली उसका क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। क्लियर। तो जब हम एक इंटरफेज यानी कि एक ऐसे चेंजेस जो कि न्यूली फॉर्म्ड सेल्स में और उसके न्यूक्लियस में, द चेंजेस दैट विल अकर इन ए न्यूली फॉर्म्ड सेल एंड इट्स न्यूक्लियस प्रायर टू इट्स डिवीजन। एक सेल में डिवाइड होने से पहले उसके न्यूक्लियस और उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो ही रिप्रेजेंट करती है किसको, इंटरफेज, आई फेज। और इसलिए आई फेज को इंटरमाइटोसिस, देखो माइटोसिस का मतलब क्या होता है, एक से दो सेल का बनना। और जो ये इंटरफेज होती है बेटा, इसको हमने इंटरमाइटोसिस किस लिए बोला कि जब उसने अपनी कॉपी बनाई, उस कॉपी बनाने से पहले उसके अंदर क्या चेंज हुए। पहले इंटरमाइटोसिस या इंटरफेज को रेस्टिंग फेज के नाम से जानते थे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेल डिवाइड नहीं करती थी। लेकिन बाद में इस नाम को चेंज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इंटरफेज इज मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होती है। मेटाबॉलिकली एक्टिव ही तो है। एक बार दिया देखो कि एटीपी वगैरह, डीएनए की फॉर्मेशन, आरएनए की फॉर्मेशन सारी की सारी किस टाइम पे होने की लग रही है, इंटरफेज के टाइम पे हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इंटरफेज होती है इसमें जो सेल का साइज है वो ग्रो करता है, यानी कि सेल का साइज इंक्रीज करता है, और सेल लगभग डबल का मतलब हर एक चीज़ के साथ वो कैसी हो जाती है, अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना लेती है। तो कुछ साइंटिस्ट ने इस इंटरफेज को एनर्जी फेज का नाम दिया। क्या नाम दिया बेटा? एनर्जी फेज। बट एक्चुअल में क्योंकि ये नॉन डिवाइडिंग है, सारी चीज़ों की फॉर्मेशन होने के बाद भी इसमें कोई भी सेल का डिवीजन नहीं होता, इसलिए इसको नाम मिला इंटरफेज। क्लियर। ह्यूमन नर्व सेल, ध्यान है, जब हम नर्व सेल्स के बारे में पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि नर्व सेल्स एक बार जितनी बन गई, मान लो 10 लाख है न्यूरॉन हमारी ब्रेन में, तो 10 लाख ही रहते हैं, बस मैच्योर होंगे, लेकिन टाइम के साथ डीजनरेट होते हैं, उनका नंबर कभी भी इंक्रीज नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे जो न्यूरॉन्स रहते हैं वो सिर्फ इंटरफेज पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि सिर्फ उनकी मैच्योरेशन होती है, उनका डिवीजन नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ कि सारी सेल जरूरी नहीं है एम फेज में एंटर करें, नहीं, कुछ सेल्स ऐसी भी रहती हैं जो कि कहाँ पर पड़ी हुई रहती है, इंटरफेज के अंदर। जब इस इंटरफेज की जब हम बात करेंगे, इसमें हमें 3 फेजेस देखने को मिलती है, G1, S और G2। G1 का मतलब होता है फर्स्ट ग्रोथ फेज या पोस्ट माइटोटिक। क्या? पोस्ट माइटोटिक गैप फेज के नाम से जानते हैं, जो कि एम फेज के और डीएनए रेप्लिकेशन। देखो यहाँ जो एम फेज दिखाई दे रही है, यहाँ पर सेल डिवाइड करती है, अपनी कॉपी बनाती है। और जब हम बात करेंगे इस एस फेज की, तो यहाँ पर क्या होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन का मतलब है बेटा डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। तो जो G1 है वो किसके बीच में है, सेल डिवाइड करती है तब, और जब डीएनए अपने आप की कॉपी बनाता है उसके बीच की जो फेज होती है उसी को हम क्या नाम देते हैं, G1। G1 सबसे लंबी, एक सेल साइकिल में जो सबसे ज़्यादा टाइम लेती है वो कौन सी फेज होती है, G1 होती है। मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाती है, कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहती है। न्यूक्लियस की जब हम बात करेंगे, न्यूक्लियस भी यहाँ पर देखो, ग्रोथ ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि जो न्यूक्लियस रहता है वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर क्या करने लग जाता है, ग्रो करने लग जाता है। आरएनए दिखाई दे रहा है, आरएनए, और जब हम प्रोटीन्स की बात करेंगे वो बनने लग जाते हैं न्यूक्लियोटाइड, है ना, न्यूक्लिक एसिड को बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड्स, और इसके अलावा कई सारे कंपाउंड्स वगैरह की फॉर्मेशन हो जाती है। सेल ऑर्गेनली ऑल्सो, जितने भी जो सेल ऑर्गेनली रहते हैं बेटा, ये क्वेश्चन आपके पास आता है कि किस फेज में क्या क्या चीज़ें बनती है। तो इस फेज में जो सेल ऑर्गेनली रहते हैं उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। कईयों में ये लंबी होती है, कईयों में ये कैसी होती है, छोटी होती है। तो जो G1 में जो साइकिल चलेगी, G1 में जो सेल एंटर कर गई, उसके पास 3 चॉइसेस है।
एक सेल जब जीवन के अंदर आती है तो उसके पास 3 चॉइसेस रहती है। 3 चॉइस कौन कौन सी? पहली चॉइस तो उसके पास ये रहती है कि वो सेल साइकिल में जीवन फेज को कंप्लीट करे और एस फेज के अंदर एंटर कर जाए। क्लियर? दूसरी चॉइस रहती है कि यहाँ पर जितनी चीज़ें उसको चाहिए वो बनी और वो आगे एंटर ना करके पीछे की तरफ आपको G0 या जो G0 साइकिल दिखाई दे रही है वो वहाँ पर चली जाए। ज़रूरत पड़े तो वापस से सेल साइकिल में आ जाए, अदरवाइज वो G0 के अंदर ही रहे। और तीसरी, क्लियर, यहाँ डिफ्रेंशिएशन मतलब एक तरह से उसकी मैच्योरेशन, गेट अरेस्टेड इन द G1 फेज, वो G1 फेज के अंदर अरेस्ट हो जाती है और शायद अब उसकी चॉइस रहेगी या तो वो G0 के अंदर जाए या वो सेल, यानी कि या तो वो यहीं रहे या वो यहाँ चली जाए या वो डिफरेंशिएशन के लिए G0 के पास चली जाए। ये 3 चॉइसेस रहती है एक सेल के पास में। क्लियर? इसका क्या मतलब हुआ? G1 एस फेज में जाने के लिए जिस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको हम नाम देते हैं G1 साइक्लिन। G1 साइक्लिन याद करो, जो कि CDK साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजीज को एक्टिवेट करती है। इसका क्या मतलब हुआ? पहला जो चेक पॉइंट आता है कि सेल किधर एंटर करेगी वो कहाँ पर होता है? G1 और एस फेज। तो जो पहला चेक पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? G1 साइक्लिन। बेटा चेक पॉइंट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पहला चेक पॉइंट है उसको हम G1 साइक्लिन और जो दूसरा चेक पॉइंट है उसको बोलते हैं CM साइक्लिन, माइटोटिक साइक्लिन, कि वो माइटोटिक सेल में एंटर करती है या नहीं। अगर G1 साइक्लिन एक्टिवेट हो जाएगा तो CDK को एक्टिवेट करेगा और CDK एक्टिवेट होते ही G1 से जो सेल रहती है वो कहाँ पर एंटर कर जाती है? एस फेज के अंदर। जैसे ही G1 क्रॉस होता है अब उसको कोई नहीं रोकेगा, वो G2 में चली जाएगी, G2 से वो एस फेज में, और एस फेज से चली जाती है G2 की। क्लियर? दूसरी, जैसे ही अब CDK एक्टिवेट होने के बाद में G1 से जब वो गई एस फेज के अंदर, सिंथेटिक, आपके पास ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जो DNA की कॉपी बनती है, जो DNA के डुप्लीकेशन होती है वो किस फेज पे होती है? ये देखो, DNA डुप्लीकेशन, क्रोमोजोम्स का रेप्लिकेशन। क्रोमोजोम का रेप्लिकेशन का मतलब जब क्रोमोजोम अपनी कॉपी बनाएंगे DNA भी अपनी कॉपी बनाएगा। DNA में जब कन्वर्ट होता है वो कौन सी फेज में होता है बेटा? सिंथेटिक फेज में। ये पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर मान लो DNA है कितना, मैंने कहा 10 ग्राम, यहाँ पर वो 20 ग्राम का है तो 40 ग्राम। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ग्राम्स में हम कभी भी नहीं लिखते DNA को। इसका मतलब DNA जो अपने आप को डबल करता है, सेल यहाँ पर डबल करती है, लेकिन DNA जो अपनी अमाउंट, अपनी क्वांटिटी को डबल करता है वो कहाँ पर होता है? इस एस फेज में। DNA की ही रेप्लिकेशन नहीं होती, जो क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन याद करो, जब सेल में थ्रेड के जैसे जो क्रोमेटिन फाइबर्स रहते हैं वो क्रोमोजोम्स को बनाते हैं। DNA की रेप्लिकेशन भी होती है, क्रोमेटिन फाइबर्स जो नए बनते हैं वो भी इसी फेज के ऊपर बनते हैं। क्लियर? तो जब हम एस फेज की बात करते हैं, एस फेज में कहता है क्योंकि जो क्रोमेटिन फाइबर्स रहते हैं वो आगे चल के किसको बनाते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स बनाते हैं क्रोमोजोम को। क्लियर? तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि जो एस फेज होते हैं हम इसको इनविजिबल फेज ऑफ एम, यहाँ पर भी कोई चीज़ डबल हो रही है यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर डबल हुई चीज़ दिखाई नहीं देती। क्यों? यहाँ पर जब एक सेल से 2 बनेंगी, ये एक सेल, ये 2, ये दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ इस सेल के अंदर कोई अंदर की साइड कोई चीज़ डबल हुई वो दिखाई नहीं देती, नहीं दे रही ना। तो इसलिए एस फेज को इनविजिबल फेज ऑफ द एम फेज के नाम से भी जानते हैं। क्यों? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों सेल्स में इक्वल अमाउंट में हर चीज होनी चाहिए और वो सारा काम होता है एस फेज के टाइम पे। एस फेज से अब बिना रुके हुए वो कहाँ पर चली जाती है? G2 में, सेकंड ग्रोथ फेज। DNA की जो फॉर्मेशन होती है वो इस टाइम पे क्या हो जाती है बेटा? रुक जाती है। RNA और प्रोटीन की फॉर्मेशन यहाँ पर कंटिन्यू रहती है। देखो, रिक्वायर्ड फॉर्मर, क्यों? जब 2 सेल्स बनेंगे तो सेल ऑर्गेनेलिज भी इक्वल जाएंगे। स्पिंडल जो कि सेल को डिवाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल की ग्रोथ के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं।
अब G2 से वो M फेज में एंटर करेगी या नहीं करेगी, उसके लिए सेकंड पॉइंट जो चेक पॉइंट होता है वो रहता है G2 के पास, और उस सेकंड चेक पॉइंट को बोलते हैं माइटोटिक साइक्लिन। अगर ये साइक्लिन एक्टिवेट हुआ, साइक्लिन CDK को एक्टिवेट करता है, CDK जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा, जो सेल रहती है वो G2 से कहाँ पर चल जाती है बेटा, M फेज के अंदर चली जाती है। ये डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये डायग्राम शो कर रहा है कि कैसे जो CDK रहता है वो हर चीज़ को कंट्रोल, देखो ये G1 साइकिल दिख रही है, यहाँ पर इनएक्टिव है CDK, G1 के अंदर CDK इनएक्टिव है। ATP अब अगर मान लो G1 में रहती है तो ठीक है, लेकिन अगर G1 से S फेज में जा रही है तो ध्यान से देखना, G1 साइक्लिन जब आता है तो उसको एनर्जी कौन देती है, ATP एनर्जी देती है, फॉस्फेट ग्रुप निकालेगी, ये एक्टिवेट होगा, और ये जैसे ही एक्टिवेट होगा ये CDK को एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेशन हुई, सेल इधर आने और इधर से वो इधर, लेकिन यहाँ से एंटर करने के लिए फिर से CDK, यानी कि एक सेल की लाइफ साइकिल में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेज। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा ये हर चीज़। क्लियर। अब हम बात करते हैं M फेज, जिसको कि हम माइटोटिक फेज के नाम से जानते हैं। फाइनल फेज होती है, सेल अपनी कॉपी बना लेती है, यानी कि एक सेल जब दो में, लेकिन ये डिवीजन कैसे होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है और फिर सेल का साइटोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, स्ट्रेच करेगा, और उसके बाद जो सेल रहती है वो डिवाइड करती है बेटा। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और प्रोटोप्लाज्म यानी कि जब पूरी सेल डिवाइड कर जाती है, दिस वन इज नोन एज द साइटोकाइनेसिस। M फेज के बाद में अब वो सेल की मर्जी है कि वो फिर से सेल साइकिल यानी कि फिर से अपनी कॉपी बनाने जा रही है, या वो G0 के अंदर ही रुक जाती है। G0 या G0 स्टेज व्हेन सेल साइकिल इज अरेस्टेड, यानी कि जहाँ एक ऐसी फेज जहाँ पर सेल में डिवीजन नहीं होता, साइज ग्रो करता है और डिफ्रेंशिएट। जैसे कि हमने कई टाइप की सेल्स पढ़ी थी ना एनिमल टिश्यूज में, कि वो अलग अलग रहती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है, वो मतलब होता है इनकी डिफ्रेंशिएशन का। तो G0 जिसको कि हम क्यूसेंट फेज के नाम से भी जानते हैं, देखो इनएक्टिवेशन ऑफ सेल साइकिल। माइटोजेंस उसको डिवाइड करने वाले कोई केमिकल्स वगैरह रहते नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो सेल रहती है वो एक्टिवेट नहीं होती। मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है, लेकिन ग्रो या डिफ्रेंशिएट वगैरह यानी कि डिवाइड करने की नहीं रहती, तो यहाँ पर जो सेल है वो काम करती है एज रिजर्व सेल। और एक होती है इसी के अंदर डिफ्रेंशिएशन, कि वो G0 को बीच में छोड़ देती है, जहाँ पर वो साइज पर्टिकुलर अपनी शेप और उनका क्या फंक्शन है उसको वो क्या करती है, लेती है। और जब एक सेल में ये सारी एबिलिटी आ जाती है, उसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा, सेल डिफ्रेंशिएशन। क्लियर। तो कहता है कि क्या कुछ सिग्निफिकेंस होता है इस सेल डिवीजन, सेल की मल्टीप्लिकेशन। अगर सेल डिवाइड ही नहीं करेगी तो हम ये कैसे बोलेंगे कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सेल आई है। हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी की जब बात करेंगे, मिलियंस ऑफ सेल है, करोड़ों सेल है, और उनमें इक्वल अमाउंट में सारी चीज़ें हैं, चाहे सेल ऑर्गेनली है, DNA। क्यों? क्योंकि सेल डिवीजन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल पेरेंट है, उनके पास तो बेचारे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सेल डिवाइड नहीं करेंगी तो ख़त्म हो जाएंगे। हमारे अंदर भी है, गैमिट बनते हैं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, बोन मैरो है, यानी कि हमारी जितनी भी सेल्स हैं वो सब सेल डिवीजन की वजह से होती है। सेल डिवीजन सेल के ग्रोथ में हेल्प करता है, सेल को अपनी पर्टिकुलर साइज गेन करने में। जेनेटिक सिमिलरिटी, अगर एक सेल ने अपनी 1 लाख कॉपी बनाई है तो उस 1 लाख में सेम अमाउंट में DNA रहेगा। सेल की रिपेयर है ना, कई सेल्स रहती हैं, जैसे पुरानी सेल्स खत्म होती रहती है, नई सेल्स बनती रहती हैं। अब पुरानी सेल्स खत्म हो गई, उसकी जगह नई कब आएंगी, जब सेल डिवीजन कंटिन्यू रहेगा। कई सेल्स ऐसी भी हैं जो कि रीजनरेट करना शुरू कर देती हैं। म्यूटेशंस, म्यूटेशन का क्या मतलब होता है, जब सेल डिवाइड करती है तो DNA यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी क्या करता है, अपनी कॉपी बनाता है। अगर कोई चेंज आया, एनी सडन इनहेरिटेबल चेंज इज नोन एज द म्यूटेशन।
क्लियर बेटा? तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं? सेल का साइज, कैरियोप्लाज्मिक रेशियो। कैरियोप्लाज्मिक रेशियो का मतलब कि कितने उसके पास सेल ऑर्गेनली हैं, उसका डीएनए की कंटेंट क्या है, क्लियर, उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, और इसके अलावा माइटोजेंस, सब्सटेंसेस दैट ट्रिगर और स्टिमुलेट द सेल डिवीजन। वो सब्सटेंसेस जो कि सेल डिवीजन को ट्रिगर करे, स्टिमुलेट करे, उनको हम क्या नाम देते हैं? माइटोजन। जैसे प्लांट माइटोजन में जो सबसे कॉमन है वो है साइटोकाइनिन। ह्यूमन में भी कई है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर वो केमिकल सब्सटेंसेस जो कि सेल डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, उनका नाम है लिम्फोकाइन, ईजीएफ एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, पीडीजीएफ प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। साइटोकाइनिन एक ग्रोथ हार्मोन होता है जो कि हम 10th क्लास में भी पढ़ के आए थे, है ना, और जब प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे तब वहाँ भी करेंगे। क्लियर बेटा? अब हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे सेल के डिविजन्स की, कि क्या क्या होता है, माइटोसिस, एमाइटोसिस या मियोसिस, इन सब का क्या मतलब हो।